नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के एग्जामिनेशन की डेट्स क्लियर हो चुकी हैं। 16 सितंबर 2020 ये क्लियर हो चुका है। जो जून 2020 में होना था वह परीक्षाएं टलते टलते अब 16 सितंबर 2020 में होगी, जिसके अनुसार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हर बच्चे को बहुत डेप्थ के साथ वर्क करने की आवश्यकता है। ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन आपको फाइट करना है तो पॉइंट टू पॉइंट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाई जरूरी है। इसीलिए मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैंने एनवायरमेंट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सिर्फ चर्चा करने को टारगेट किया है। जैसे ईयरली क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैं बिंदु चर्चा करूंगा, इन बिंदुओं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, तो इन बिंदुओं पर दोबारा भी चर्चा हो सकती है, दोबारा भी बिंदु से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज इन पॉइंट्स में चर्चा करूंगा। तो शुरू कर रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के रूप में आए हैं? तो सबसे पहली बात, विश्व की 45% ऊर्जा कोयले से व 40% ऊर्जा खनिज तेल से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से देखें तो कोयला और खनिज तेल ये दोनों ही गैर अक्षय ऊर्जा माना जाएगा, यानी कि जो काफी लंबे समय तक नहीं रुक सकता। इस दृष्टिकोण से देखें तो 45 और 40 लगभग 85% एनर्जी आज की डेट में हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी गैर अक्षय ऊर्जा पर आश्रित हैं। गैर अक्षय ऊर्जा जो कि संभावित है कि आने वाले 100 वर्षों तक में समाप्त हो जाने के दृष्टिकोण से हो जाएंगी, यानी 100 वर्षों के आसपास में समाप्त हो जाएगी। अब जरूरी है कि प्रकृति के इन संसाधनों को समाप्त होने से पहले हम नए विकल्प ऊर्जा के तलाश में, जिसमें अक्षय ऊर्जा के विकल्प बहुत सटीक हो सकते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक हमारा साथ देंगे। इस दृष्टिकोण से देखें तो सोलर एनर्जी यानी सूर्य की ऊर्जा और हमारे लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पवन ऊर्जा हमारे लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। सौर ऊर्जा जो कि सूर्य है, काफी वर्षों तक, हजारों सालों तक, लाखों सालों तक पृथ्वी पर चमकता रहेगा और पृथ्वी पर इसकी ऊर्जा हम कन्वर्ट करके सोलर सेल्स के माध्यम से प्रयोग में ला सकते हैं। पवन ऊर्जा इसलिए क्योंकि हवाओं का फेरा, हवाओं का घूमना, हवाओं का चलना पृथ्वी पर होता रहता है और ये लंबे समय तक होगा। इस दृष्टिकोण से देखें तो पवन चक्कियों के माध्यम से ऊर्जा को हम संकलित करके ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। ऐसे बहुत से अन्य तरीके हैं जिनसे, जैसे बायोमास से, ऐसे तत्व जो कचरे हैं उनसे ऊर्जा को रिसाइकिल करके, तो इन तत्वों के माध्यम से हम एनर्जी को बहुत आसानी से पैदा कर सकते हैं। तो प्रयास करना है कि ऐसे नए तत्वों और नए सोर्सेस का विकास किया जाए। चलिए अगले बिंदु की बात करते हैं। तो एक आंदोलन जिस पर सर्वाधिक प्रश्न किया गया वो है चिपको आंदोलन। सबसे ज्यादा इंटरनेट के एग्जामिनेशन में, एनवायरमेंट में ही मैं समझता हूँ 3 से 4 बार चिपको आंदोलन, और अदर एग्जामिनेशन में तो चिपको आंदोलन हमेशा पूछा गया। पहली बात, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए एक अनोखी प्रणाली अपनाया गया, जिसमें काटने वाले पेड़ों के चारों ओर ग्रामवासियों ने एक घेरा बना लिया जिससे उसकी रक्षा की जा सके। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। कब हुआ? 1974 में चमोली जिले में रेणी गांव द्वारा प्रारंभ होकर ये पूरे उत्तराखंड में फैला, और इसका प्रमुख शीर्षधर यानी प्रमुख व्यक्ति वो थे सर सुंदर लाल बहुगुणा। उनके नेतृत्व में ये कार्य हुआ। जाहिर सी बात है 1974 में विकास के प्रावधान को देखते हुए विकास के दृष्टिकोण से पेड़ों को काटे जाने की योजना बनाई गई। रेणी गांव जो एक छोटा सा गांव था, वनों के बहुत समीप था, और वन यहाँ से कम करके इस गांव से काफी प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, जिसमें योजना बनाई गई कि इस गांव में स्थित जो पेड़ है उन्हें सब काट दिया जाए। पेड़ काटना एक प्रकार से अपराध है, क्योंकि पेड़ों को काटेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, और पृथ्वी में अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से होगा। अतः वहां के स्थानीय लोगों ने ये मोर्चा संभाला। सर सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये मोर्चा संभाल करके उन्होंने
सरकार के विरुद्ध स्टेप उठाया और पेड़ों से जाके चिपक गए। उनके चिपकने से सरकार को मजबूरन में अपने इरादों में बदलाव लाना पड़ा और पेड़ों को काटने का फैसला स्थगित करना पड़ा। सोचिए, अगर स्थानीय लोग इस प्रकार की सोच को विकसित कर लें कि हम अपने पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचने देंगे, भले ही सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जाए, लेकिन अगर वह योजना हमें उचित नहीं लगती तो हमें उसे विरोध करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं स्वयं अपने दृष्टिकोण से देखूं तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मैंने देखा कि काफी समकोणी सड़क बनाने के लिए शहर में काफी पेड़ों को काट दिया गया। जहां मैं रहता हूं, जहां मेरी कोचिंग है इलाहाबाद में, मैंने देखा कि अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दृष्टिकोण से सरकार ने हमारे कोचिंग के आसपास और उस रोड पे जितने भी पेड़ थे, किनारे के आसपास थोड़े सड़क से बीच में, क्योंकि प्रोजेक्ट बनेगी समकुड़ी सड़क के लिए, लंबी सड़क तो बगल अगल ग्रीनरी करना था और पेड़ों को काटना मजबूरी थी, पेड़ काट दिए गए। पेड़ काटे गए और मैं समझता हूँ हजारों की तादाद में, मुझे जहाँ तक लगता है हजार और भी हो सकते हैं, हजारों की तादाद में पेड़ कट गए। पेड़ों को काट तो दिया गया और उनके स्थान पे छोटे छोटे पौधे लगा दिए गए और बाद में मैंने देखा कि उन पौधों के ठीक से रख रखाव नहीं हो पाई, सिंचाई नहीं हो पाई और वो पौधे भी सूख गए। तो एक तरफ जो पेड़ हमारे थे वो तो कट गए और वो पौधे जो जाली के अंतर्गत लगाए गए वो भी सूख गए। तो ना ही वो पेड़ रह गए ना वो पौधे। अब इस प्रकार से देखें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने एक प्रकार से हमें हानि पहुंचाई। तो ये सारी चीजें पर्यावरण के साथ एक प्रकार का धोखा है। खैर, बिंदुओं के अनुसार देखें तो और क्या महत्वपूर्ण बिंदु एग्जामिनेशन के पॉइंट से, तो ऐसे पादप ऐसे पादप या जंतु जिसकी संख्या तीव्रता से घट रही है तथा उनके लुप्त हो जाने का संकट उत्पन्न हो गया है, उन्हें संकटग्रस्त जीव या जाति में सम्मिलित किया जा सकता है। कई बार ये प्रश्न पूछा कि संकटग्रस्त जीव या जंतु क्या है। तो संकटग्रस्त जीव जंतुओं को विषय में इतना ही कहा जा सकता है जिनके एंडेंजर्ड यानी जो जल्द ही खत्म होने के दृष्टिकोण से हैं। इन आंकड़ों को यानी इनके संबंध में जो आंकड़े रखे जाते हैं उन्हें रेड डेटा बुक में संकलित किया जाता है, जो रशियन फेडरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। इसी के संबंध में इसी से जुड़ा एक और तथ्य है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारत में लगभग 450 संकटग्रस्त पादपों को चिन्हित किया गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संगठन यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के लगभग 18 संकटग्रस्त जंतुओं को इस सूची में तैयार किया गया है। ये था संकटग्रस्त जीव जंतुओं पर एक बिंदु। इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स की चर्चा करूंगा, जैसे पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका सही आंसर है अर्नेस्ट हैकेल। कब किया? 1866 में किया। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जब हम कहते हैं कि इस वर्ड का प्रयोग किसने किया तो इकोलॉजी इकोसिस्टम वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग टेंसले ने किया। मिलियू शब्द का प्रयोग किससे किया जाता है या मिलियू शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है तो मिलियू का तात्पर्य होता है एनवायरमेंट। अगला बिंदु, सामाजिक पारिस्थितिकी की विचारधारा को किसने विकसित किया तो सोशल इकोलॉजिकल थ्योरी किसने डेवलप किया? आर.डी. मैकेंजी ने। अगला बिंदु, वाहनों से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक निकलने वाली गैसें कौन सी होती हैं? तो मैंने आपको पूर्व में पढ़ा है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला बिंदु, भारत में सर्वाधिक वन विकास कब हुआ? सर्वाधिक वन विनाश कब हुआ? विकास नहीं, विनाश कब हुआ? तो सर्वाधिक वन विनाश ब्रिटिश काल में हुआ। ब्रिटिश काल में बहुत ज्यादा वन भारत में काटे गए। विश्व में 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन सा रहा? 1998। 1998 का वर्ष पूरी शताब्दी में सबसे ज्यादा गर्म वर्ष माना गया। अगला बिंदु, पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये था स्टॉकहोम। इसके उत्तर में स्टॉकहोम। अगला, किस महानगर को स्मॉग सिटी की संज्ञा दी गई? स्मॉग यानी धुंध, तो स्मॉग सिटी के नाम से जाना जाता है कलकत्ता। आपको पता होगा कलकत्ता में बहुत अधिक स्मॉग देखा जाता है वेस्ट बंगाल के आसपास, इसलिए कई बार वहां फ्लाइट भी स्थगित हो जाती है। अगला बिंदु की बात करें, अदृश्य प्रदूषण किसे कहते हैं? तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ओजोन लेयर धीरे धीरे घट रहा है और जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें वो पृथ्वी पर उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। पराबैंगनी किरणों की मात्रा बढ़ने से बड़े बड़े ग्लेशियर्स गल रहे हैं, समुद्र का यानी जल स्तर बढ़ रहा है और ये हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग के दृष्टिकोण से ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करते हुए काफी नुकसानदायक होता चल रहा है।
अगला बिंदु, ओजोन परत के क्षरण में सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर है CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का प्रयोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसकी संस्तुति दी गई थी, बाद में आगे चल के फिर CFC के प्रयोग को बंद कर दिया गया। 20वीं शताब्दी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि दर्ज हुई? तो एक प्रश्न है कि भाई पूरी शताब्दी को अगर हम देखें तो एवरेज तापमान में कितना बढ़ाव हुआ जिससे ग्लोबल वार्मिंग हम आज झेल रहे हैं? तो मात्र 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना थोड़ा सा ही तापमान में परिवर्तन से इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, बेसमय कहा जाए तो सूखा अधिक पड़ जाना, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं आज। तो ये 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के बढ़ने से केवल हुआ। अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाए, 2 डिग्री 3 डिग्री तापमान बढ़ जाए तो क्या स्थिति होगी पृथ्वी पर? पृथ्वी में छोटे छोटे द्वीप तो खत्म हो गए, लेकिन आने वाले समय में ऐसी स्थिति होगी कि लाखों बड़े बड़े द्वीप समाप्त हो जाएंगे, बड़े बड़े द्वीप से आधारित देश समाप्त हो जाएंगे, और जो पारदीपीय देश हैं जैसे भारत इत्यादि, उनके कोस्टल रीजन जलमग्न हो जाएंगे, कई शहर जल में चले जाएंगे। तो ये बड़ी सोचनीय विचारणा है। इसके अलावा अगला बिंदु है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों एलिमेंट हैं जो बायोगैस में उत्पन्न होते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बायोगैस द्वारा खाने को बनाए के रखने के स्टोवलेस चूल्हे बनाए गए, ऐसे चूल्हे जो स्मोकलेस हों, जिसमें धुएं ना हो। तो ये गोबर को, काउडंग को एक जगह पर संकलित कर लिया जाता है और उन्हें सड़ने दिया जाता है। तो उनके सड़न से कौन सी 2 गैसेस निकलती हैं? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और मीथेन को हम संकलित करके घर में खाना बनाने के लिए चूल्हों के माध्यम से गैस के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आता है, तिवारी कमेटी की रिपोर्ट 1980 में लाई, वो किससे संबंधित है? तो वातावरणीय शिक्षा से संबंधित है। एनवायरमेंटल स्टडी के संबंध में तिवारी कमेटी ने अपनी अनुशंसा दी कि सभी प्रकार के शिक्षण माध्यमों में या शिक्षण में एनवायरमेंट स्टडी को बढ़ाना चाहिए, पर्यावरण के शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। ये बात तिवारी कमेटी द्वारा कही गई थी 1980 में। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है? तो इंटरनेशनल जैव कार्यक्रम, ये कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम का प्रारंभ, अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ किसे चमत्कारिक यौगिक की संज्ञा दी गई? वो प्रश्न है, वो पॉइंट गलत लिखा है। मैं अगला पॉइंट बता रहा हूँ, किसे चमत्कारिक यौगिक की संज्ञा दी गई? तो चमत्कारिक यौगिक को CFC कहा गया। CFC एक्चुअली क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रकार का कंपाउंड, एक घटक है जो कि विकसित हुआ क्लोरीन और कंपाउंड को जोड़ के। तो एक्चुअली हुआ ये कि पहले हाइड्रोकार्बन्स का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे इन ऊर्जा के दृष्टिकोण से ये काफी सफल रहा, लेकिन आगे देखा गया कि इससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस कार्बन एमिशन का तोड़ निकाला गया, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन की कंपाउंड को मिश्रित करके जो नया फ्यूल बनाया गया। आगे चल के देखा गया कि इससे भी बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये, और ये एटमॉस्फेयर में ऊपर उठ के जाते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो पहले तो इन्हें चमत्कारिक यौगिक का संज्ञा दिया, लेकिन बाद में इस पर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बैन लगा दिया। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा की। आशा है ये बिंदु आपको पसंद आए होंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको 1-2 बार और सुन लीजिएगा, जिससे कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स और छोटे छोटे बिंदुओं पर आधारित मैं वीडियोस एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता चल रहा हूँ, जिससे आप सामने रहते देखते चलिए, जिससे एग्जामिनेशन में आपको काफी मदद हो सके। क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट घोषित हो चुकी है, अब सीरियसली हमें शॉर्ट पैनल के अनुसार पढ़ाई करना जरूरी है। मैं जल्दी कुछ नए बातों को लेकर नए वीडियो के साथ फिर उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।